बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब लंदन फरार होना चाहते हैं, लेकिन उनके रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट आ गई है और वो रुकावट है एक ऑडियो लीक जो ट्रेस हुई है। उसके बाद क्या किसी कौम को फौज मुत्तहिद रखती है या सियासतदान रखते हैं, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। फिर बलोचिस्तान एक एसएचओ की मार है, ये एक ढोल वाले मरासी की कहानी आपको सुनाऊंगा। और उसके बाद खान की दुश्मनी में पाकिस्तान की साख, जो पहले ही आपको पता है तबाह है, पहले ही हमारा पासपोर्ट कहाँ पे पहुंचा हुआ है वो तबाह कर दी गई है। ये लोग कहाँ से सोचते हैं, कहाँ से दिमाग लाते हैं, बहरहाल ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक दो दिलचस्प खबरें आपके साथ शेयर करनी है। इमरान खान के बेटे ने ट्विटर पे ट्वीट किया है, अब्बा फॉर चांसलर। उसने जो है वो तबाही फेरी हुई है ट्विटर पे, यानी वो टॉप ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि जो खान साहब के बेटे हैं आप जानते हैं कि वो बरतानिया में रहते हैं, बरतानिया में पढ़ते हैं, बरतानिया के कल्चर को अडॉप्ट किया हुआ है, अपनी माँ के साथ रहते हैं। तो उन्होंने जो लफ्ज़ अब्बा इस्तेमाल किया है, उसने एक तो आग बहुत लगाई है रकीबों को, उनको तवे पे बिठाया है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा और पाकिस्तानी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कि डैड या डैडी या पॉप या पॉप्स इस्तेमाल करने के बजाय खान साहब ने, छोटे खान साहब ने सीधा अब्बा ही ठोक दिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कबीला है मियां वाली का शेरमान खैल, और ये वो कबीला है जो पाकिस्तान बनने से पहले सियासत में था। इमरान खान के जो चचा थे अमानुल्लाह खान, वो उस वक्त जो है वो मुंतखब हुए थे। तो आखिरकार इमरान खान के बेटे ने अपने आप को शेरमान खैल साबित कर दिया है ट्वीट करके कि अब्बा फॉर चांसलर। इसके बाद दूसरी खबर आपको जो देनी थी वो ये कि खुफिया इदारों को, मैंने एक दफा पहले भी जिक्र किया था कि खुफिया इदारों को दहशत गर्दी के बजाय वो लगा दिया गया है पीटीआई पर कि पीटीआई के फोन टेप करें, पीटीआई के लड़कों को उठाएं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम को जो है वो उठाएं। और अब मोहम्मद अकरम का जुर्म भी मुबैना तौर पे सामने आ गया है, और वो जुर्म ये बताया जा रहा है कि मोहम्मद अकरम ने जो है वो इमरान खान की अपने बेटों के साथ बात कराई थी। ये जुर्म बताया जा रहा है डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद अकरम का। तो अब आप जुर्म का अंदाजा कर लें और इखलाकी दिवालियापन का अंदाजा कर लें। एक और खबर वीलॉग से पहले, ये जो है ना लॉर्ड रॉबर्ट रीड जो है ये यूके की सुप्रीम कोर्ट के साबका प्रेसिडेंट हैं, और ये इंचार्ज हैं स्क्रूटनी के, जो उम्मीदवारों की स्क्रूटनी करेंगे। और यहां पे सिर्फ 3 शराइत हैं, 3 शराइत चांसलरशिप के लिए, 3 शराइत वो मैं आपको बता देता हूं। पहला ये कि मौजूदा स्टूडेंट चांसलर नहीं बन सकता, पहली बात। अब आपने इमरान खान का खुद डॉट कनेक्टिंग कर लेनी है कि इमरान खान बन सकते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा हो रहा है। पहली शर्त यह है कि मौजूदा स्टूडेंट ना हो। दूसरी शर्त यह है कि ऑक्सफोर्ड का मुलाजिम ना हो, यानी बहुत फैकल्टी है ना, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, कोई क्या होगा, यानी मुलाजिम ना हो। और तीसरी ये कि किसी भी सर्विस का मेंबर ना हो, यानी वो भी मौजूद उसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद ना हो, मेंबर ना हो किसी चीज का। ये 3 शराइत हैं। और दूसरी बात ये कि टोटल 2 ईमेल्स गई मुखालफत में। आपको पता है नून लीग वाले किधर ईमेल्स कर सकते हैं, ना पढ़ते हैं ना पढ़ने की कोशिश करते हैं। 2 ईमेल्स गई, उन 2 ईमेल्स को बकौल समी इब्राहिम और बकौल जमील फारूकी के सीनियर हैं, उन 2 ईमेल्स को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। और सुप्रीम कोर्ट, यूके सुप्रीम कोर्ट, कादी फायदी से नहीं, आमिर फारूक नहीं, सुप्रीम कोर्ट यूके के जो प्रेसिडेंट हैं लॉर्ड रॉबर्ट रीड, ये जो है स्क्रूटनी करेंगे। ये टोटल प्रोपेगेंडा है कि जी ये तालिबान के साथ ताल्लुकात हैं। शर्म इतनी नहीं आती, उसामा बिन लादेन से पैसे किसने लिए,
नवाज शरीफ ने बेनज़ीर के खिलाफ अदम एतमाद में, और इमरान खान तालिबान का हामी है। ये वो जुबान दराज औरत कह रही थी लाहौर की। ये 2-3 खबरें थी, और चांसलर की जो शराइत हैं वो आपको बता दी। और अब्बा फॉर चांसलर मुझे भी बड़ा पसंद आया ये ट्वीट जो है वो ट्रेंड कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि अपने वीलॉग पे आते हैं खान की दुश्मनी। इससे 1-2 पहले वाले वीलॉग में जो है वो जिक्र कर चुका हूं। इस मलून और लानती का नाम है, उस दिन भी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा था। इस लानती का नाम है जी, जिसने साख तबाह की है, उमर फारूक इस शख्स का नाम है। और इस शख्स ने जो है दावा किया था कि मैंने जो है वो घड़ी खरीदी इमरान खान से, और उसको सारे ये जो गोदी मीडिया है इन्होंने इंटरव्यू कराया, जियो और ये, और वो बंदा रातों रात जो है ना वो नून लीग का और पीपल्स पार्टी का और इनका प्यो बन गया रातों रात। अब क्या हुआ, मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा अवार्ड हिलाल इम्तियाज वो इस जनाब को दे दिया गया। कौन सी खिदमात हैं? मैं उनकी इखलाकी खिदमात तो बता ही नहीं रहा ना। इखलाकी खिदमात वो तो यहां बताने के काबिल ही नहीं है। ये तो जो है वो मैं आपको सिर्फ बताने जा रहा हूं कि नॉर्वे के आधे अखबार में आज जनाब का स्कैंडल छपा है। मैं पहले आपको बता चुका था कि ये लंदन को मतलूब है, लंदन के पैसे खा चुका है, स्विट्जरलैंड के पैसे खा चुका है, नॉर्वे के पैसे खा चुका है। ठीक है, खा चुका है, लेकिन हुआ क्या, यहां इमरान खान की दुश्मनी में उसको हलाल इम्तियाज दे दिया गया। अब नॉर्वे अखबार ने जो मजमून छापा है या लिखा है, उन्होंने कहा है कि यह है क्राइटेरिया पाकिस्तान का कि उसने हमारे पैसे खाए हुए हैं, बरतानिया के पैसे खाए हुए हैं, फ्रॉड करके भागा हुआ है, मफरूर है। ये खैर मफरूरों को ओहदे देते हैं, नवाज शरीफ को देखें, मरियम को देखें, ये मफरूरों को ओहदे देते हैं। इनको बड़े अच्छे लगते हैं मफरूर। इनको कोई शरीफ आदमी, कोई जो है ना, कोई आलिम, कोई पढ़ा लिखा, कोई पीएचडी, वो इनको अच्छा लगते नहीं है पाकिस्तान के सिस्टम को। ये जो है वो इन्हीं को फैसिलिटेट करते हैं, इन्हीं को जेलों से निकलवाते हैं, इन्हीं का कुत्ते का खून दिखा के प्लेटलेट्स गिरवाते हैं और इनको निकालते हैं। जो नॉर्वे का अखबार है उसने सवालात उठाए हैं कि पाकिस्तान का मैकेनिज्म क्या है अवार्ड्स देने का, कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा अवार्ड ऐसे शख्स को दिया गया जो फ्रॉडिया है, जो चोर है, जो मनी लॉन्ड्रर है और जो कानून को मतलूब है। अब आप अंदाजा करें, सिर्फ उसने घड़ी का ढंडोरा पीटा, जो लोग गाड़ियां निकल गए। ये जो चेयरमैन नैब है ना, लेफ्टिनेंट जनरल भट्ट साहब, इसने भी 6 घड़ियां ली हुई हैं। इसने जो मुकदमे पे मुकदमा बना रहा है, वो बिल्ली आंखों वाला, इसने भी जो है ना वो 6 घड़ियां ली हुई हैं। और वो उस बंदे ने दावा किया कि मैंने घड़ी खरीदी, तो उसके बाद जो है उस लानती को दूसरा बड़ा अवार्ड दे दिया गया। इतना सस्ता है ये मुल्क, इतने सस्ते हैं ये अवार्ड्स। यकीन कर, मैंने एक दिन कहा था पहले भी वीलॉग में कि अब अगर किसी जेन्युइन बंदे को मिलेगा ना, उसको शर्म आएगी, क्योंकि ये अब हिलाल इम्तियाज इसको उमर को मिला हुआ है, इसको तो किसी जेन्युइन शायर को या अदीब को मिलेगा तो फख्र होगा या शर्म आएगी। बहरहाल ये पाकिस्तान की साख के साथ हुआ है। नॉर्वे के अखबार ने आज पोस्टमार्टम किया है और पाकिस्तान की साख की धज्जियां उड़ा दी हैं। उसके बाद एक जो है वो इलाके में, आपको पता है पुरानी ये रवायात होती हैं समझाने के लिए, पुराने एक इलाके में एक जो है ना वो बादशाह मर गया, और उसकी जो बादशाह की जगह लेनी थी ना, जानशीनी थी, उस पे जो है वो रोला पड़ गया, बड़ा रोला पड़ गया, कोई सेटलमेंट ना हो। पहले वीलॉग में ये किस्सा सुनाया, जिन्होंने सुना है तो उनके साथ मादरत, नए व्यूअर्स को मैं यानी समझाने के लिए बता रहा हूं। तो उन्होंने फैसला किया कि कल जो सबसे सुबह सवेरे गांव में या उस बस्ती में दाखिल होगा वो हमारा बादशाह होगा। ये फैसला हो गया, साहब ने मंजूर कर लिया। अब वहां से दूर एक गांव था, वहां एक मरासी ने एक फंक्शन में शिरकत करने जाना था और गांव दूर था। वो बहुत सुबह अपने गांव से निकला और गले में ढोल डाला, चूंकि अभी अंधेरा था, डर लग रहा था। वो ढोल बजाता, यानी ढोल उसकी आवाज में, वो ढोल बजाता हुआ जो है वो जा रहा था कि उस बस्ती में आ पहुंचा। जो ही लोगों ने ढोल की आवाज सुनी
تو لوگ بھاگ کے گئے تو وہ پہلا شخص بھی تھا اور اس کے پاس ڈھول تھا، انہوں نے بڑے عزت اور احترام کے ساتھ اس کو لایا اور اپنا بادشاہ بنا لیا۔ وہ بیچارہ مراسی تڑپتا رہ گیا کہ میں مراسی ہوں، میں فنکشن بجا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، تم بادشاہ ہو۔ بادشاہ بن گیا۔ اس نے دربار میں ایک کیل کے ساتھ اپنا ڈھول لٹکا دیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ وہ کچھ عرصے بعد یعنی ساتھ والی جو ریاست تھی اس کو پتہ چلا کہ ایک اجنبی اور ایک مراسی وہ بادشاہ بن گئے، تو ان کی ہمت بلند ہوئی، انہوں نے ریاست پہ حملہ کر دیا، اس مراسی والی ریاست پہ۔ تو وزیر بھاگتا ہوا آیا، اس نے بادشاہ کو بتایا کہ جی وہ ساتھ والی ریاست نے حملہ کر دیا ہے۔ تو مراسی نے کہا کہ جی حلوہ بنائیں۔ حلوہ بن گیا، کہا کہ کھاؤ پیو، سب نے حلوہ کھایا، مراسی نے بھی کھایا۔ پھر یعنی کچھ دن بعد کہ جی وہ بالکل قریب آ گئے ہیں، وہ فتح کرتے آ رہے ہیں۔ مراسی نے کہا حلوہ بناؤ، حلوہ بن گیا، سب نے کھایا پیا۔ یعنی اس طرح کرتے کرتے ایک دن وزیر بھاگ کے آیا، اس نے کہا یہ دربار کے باہر جو ہے نا وہ فوج پہنچ گئی ہے۔ مراسی اٹھا اپنی جگہ سے، ڈھول اپنے گلے میں ڈالا، بجانا شروع کیا اور ساتھ کہا کہ بھاڑ میں جاؤ تم لوگ اور بھاڑ میں جائے تم لوگوں کی ریاست، مجھے کیا، بچاؤ اور لڑو۔ وہ ڈھول بجاتا ہوا اس طرح نکل گیا۔ یہ کیوں بتایا؟ کل محسن نقوی صاحب بلوچستان کے دورے پہ گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان ایک SHO کی مار ہے۔ کروفر دیکھیں، غرور دیکھیں، پھر یہ کہتے ہیں ہم نے بلوچستان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک شخص نے کہا تھا جس کو ایڈز ہوا تھا اینڈ پہ کہ تمہیں پتہ ہی نہیں لگے گا کہ میزائل کہاں سے آیا اور کدھر سے لگا۔ یاد ہوگا مشرف کا، نواب اکبر خان بگٹی کو جب شہید کیا گیا، اکبر بگٹی شہید ہو گئے، پھر کیا ہوا؟ اب یہ مراسی ان کا کیا، یعنی محسن نقوی کو آپ پہلے جانتے تھے؟ وہ تو اللہ بھلا کرے ہمارے نمبر ونوں کا، جن کی کوئی رشتہ داری نکل آئے، کوئی کہتا ہے رشتہ داری ہے، کوئی کہتا ہے محلے داری ہے۔ مجھے بھی بڑی جو ہے نا وہ کیا کہیں حسرت ہے کہ میں بھی کسی کا محلے دار ہوتا، بڑے آدمی کا، کہ محلے داری میں وزیر اعلیٰ پنجاب، محلے داری میں وزیر داخلہ، محلے داری میں چیئرمین کرکٹ بورڈ، یا رشتہ داری ہے یا محلے داری ہے مجھے نہیں پتہ، سیدھی بات ہے۔ یہ مراسی ہیں، ان کا کیا لینا دینا پاکستان سے؟ اس کی بیوی کی جائیداد نکلی ہے $5.5 ملین کی دبئی میں، وہ یہ پہلے بندوبست کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا وہ انہوں نے چلے جانا ہے۔ ان کے نہ اس ملک سے ان کی کوئی غرض ہے، نہ یہاں کے لوگوں سے کوئی غرض ہے۔ یہ مراسی ہیں، یہ ڈھول بجاتے بجاتے آتے ہیں۔ اب کدھر ہے کاکڑ؟ اسے کہیں نا جائے بلوچستان، ایک سال یہاں پہ بکواس کرتا رہا یونیورسٹیوں میں جا کے اور اپنے فلسفے جھاڑتا رہا ہے، کدھر گیا وہ کاکڑ؟ اس کو کہیں جائے ذرا کوئٹہ میں بغیر سیکیورٹی کے لوگ اس کی پینٹ اتار دیں۔ یہ ابھی بیٹھا ہے چیف جسٹس، یہ بھی بلوچستان کا ہے، اس کو کہیں 2 نمبر کو کہ جائے بلوچستان، سڑکوں پہ بغیر سیکیورٹی کے پھرے۔ یا وہ جو چابی والا کھلونا بیٹھا ہے سرفراز بگٹی، اس کو کہیں باہر نکلے بغیر سیکیورٹی کے، نہیں نکل سکتے۔ انہوں نے اپنے محلات بنائے اسلام آباد میں، ان کو بلوچستان پسند ہی نہیں ہے، نہ بلوچستان کا موسم پسند ہے، بلوچستان کے لوگوں سے ان کو بو آتی ہے، بلوچستان کے ریوڑوں سے ان کو گھن آتی ہے، ان کی لمبی چوڑی شلواروں سے ان کو گھن آتی ہے۔ یہ خاکی انگریز، یہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، کاکڑ ادھر رنگ برنگیاں ٹائیاں لگا کے پھرتا ہے۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ بلوچستان کا جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے نا، یا تو وہ اسلام آباد میں رہتا ہے یا دبئی میں رہتا ہے، کیونکہ مال یا اسلام آباد میں ہے یا دبئی میں ہے، مساج سینٹر، مساجر۔ یہ تو وہ اب یہ ایک اور آ گیا ہے کہ ایک SHO کی مار ہے بلوچستان۔ رویہ دیکھیں، یہی رویہ تھا مشرقی پاکستان میں، یہی رویہ تھا۔ جنرل نیازی نے کہا تھا میں ان کالے حرامیوں کی نسل تباہ کر دوں گا، جنرل نیازی نے کہا تھا۔ پھر کیا دیا انہوں نے جنرل نیازی کو؟ پورا بانس دیا، کیونکہ وہاں بانس بہت ہوتے ہیں۔ ٹکا خان نے کیا کہا تھا؟ I want Bengal, not Bengalis, kill them bastards. یہ ٹکا خان نے کہا تھا۔ پھر یہ رویہ ایک SHO کی مار ہے، ایک SHO کی مار ہے۔ ان کا جو ہے نا وہ رویہ، الیکشن جیت گئی
जो है वो अवामी लीग, ठीक है जी, यहाँ का CGS चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वहाँ पे गया, इसका दायां जो है ना हाथ था या का, वहां पे पहली मीटिंग हुई CGS और वहां पे एक अफसर ने कहा अवामी लीग जीत गई कि सर अब क्या होगा। CGS कहता है कि फिक्र न करो, हम कभी इन काले हरामियों को अपने ऊपर हुक्मरानी नहीं करने देंगे। नतीजा आपके सामने है, क्योंकि मैंने आपको आइंस्टाइन का बताया कि एक काम को बार बार करना और मुख्तलिफ नतीजे की तवक्को रखना पागल पाना, ये सारे पागल हैं, ये सारे ज़हनी मरीज हैं, इन सब की ज़हनी सेहत इसी तरह है। ये मरासी कहता है कैसे चौकी मार है, मेरी दुआ है कभी बलोचों के आगे चढ़ जाए ना, ये इसको लग समझ जाए, जो इस उम्र में जीन्स पहन के फिरता है, ये मरासी हैं, इनका न कोई पाकिस्तान से ताल्लुक है न कोई अवाम से ताल्लुक है। ये तो सोचना है ताकतवरों को जिन्होंने ला के मुसल्लत किया, चुन चुन के जीरा ब्लेड, इस कौम से कौन सा इंतकाम लेना है, लोगों से कौन सा इंतकाम लेना है, लोगों ने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का कि आप इन लोगों को ला के मुसल्लत करते हैं। बहरहाल जनाब ने ये बकवास की है। उसके बाद खान साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। मेरा एक अपने मोहतरम नाजरीन से और सामीन से सवाल है कि आपने जो दुनिया में नाम सुने हैं, नेल्सन मंडेला आया, नेल्सन मंडेला जर्नैल थे, आपने नाम सुना कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ये किस्सा भी सुनाता हूं आपको, जर्नैल थे। आपने नाम सुना सर विंस्टन चर्चिल, जर्नैल थे। आपने नाम सुना रोनाल्ड रेगन, जर्नैल थे। आपने नाम सुना मार्गरेट थैचर, वो जर्नैल थे। आपने व्लादिमीर पुतिन जर्नैल थे। पंडित नेहरू जर्नैल थे। नरेंद्र मोदी जर्नैल। क्यों? कौम को मुत्तहिद रखते हैं सियासतदान, लोग उनके पीछे होते हैं। लाखों का जलसा था, लाखों का, और कैद आज़म तकरीर कर रहे थे। और मजे की बात यह कि कैद आज़म अंग्रेजी में तकरीर कर रहे थे, आपको पता है वो फ्लुएंटली उर्दू नहीं बोल सकते थे। तो एक बूढ़ा 80 साल का उस तरह करके ना बिल्कुल वजद में था, हक हू, और इशारे कर रहा था हर बात पे। साथ एक स्टूडेंट बैठा था यूनिवर्सिटी का, उसने मजाक में हिला कर कहा, कंधे पे हाथ रख के, कि बाबा जी समझ आ रही है? बुजुर्ग से पूछा, बुजुर्ग ने पता क्या जवाब दिया? बुजुर्ग ने जवाब दिया, समझ तो नहीं आ रही, सीधी बात है, समझ तो नहीं आ रही, लेकिन ये ईमान है कि जो कह रहा है सच कह रहा है। ये सियासतदान होते हैं। इमरान खान के जलसे देखे थे आपने, देखे होंगे, लाहौर में, कराची में, जब कराची में अल्ताफ हुसैन का तोती बोलता था, खान का जलसा आपने देखा होगा। पिशावर में, कोयटा में, जहां जो मर्जी चल जाए, क्योंकि वफाक की इलामत आपके पास सिर्फ आप एक है, और वो है इमरान खान। नून लीग गुजरांवाला, और इसके अलावा जो है ना, आप मुझे कोई शहरों के नाम, इन लाहौर में तो एक सीट जीती थी, यानी इधर कोई ना 17-18 हल्के वो नून लीग के पास है। बाकी बदमाशी है, बाकी बदमाशी है, मेकअप है, बड़े बड़े नाखून हैं, और ये इसको क्या कहते हैं, मेरी बहनों को पता होगा, ये बनाना 14 अगस्त पे ग्रीन बनाए हुए थे, ये पता नहीं इसको क्या कहते हैं, हम तो भरभिटे कहते हैं, भरभिटे, मेरी बहनें माइंड न करें। तो ये बनाना और चीजें बनाना, ये नून लीग है। पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध की बदमाश है, यानी उनको अगर जो पक्का पता चल जाए ना कि इसने वोट नहीं दिया, तो शाम को उनकी बहू या बेटी नहीं होती घर में। सिंधी वो बदमाश हैं पीपल्स पार्टी वाले। आज अगर सिंध में फेयर इलेक्शन हो जाए ना, आज पीपल्स पार्टी नहीं जीतेगी। कराची में तो वैसे नहीं जीतती। सिंध वो बदमाश हैं, वो मारते हैं, वो रस्सियों से गला घोंट के नाले में फेंक देते हैं सहाफियों को। वो बदमाश हैं, सारे बदमाश हैं। और वहां का कैंसर है पीर, यानी वहां वैसे भी जो जुमेरात को पैदा होता है वो पीर होता है, आगे पीछे नहीं पता होता वो पीर होता है, वो सैयद होता है, वो शाह होता है। वैसे भी उधर जुमा बाजार है, उधर ये सारी फसाद की जड़ है, ये वडेरे। अरबपति खुर्शीद शाह, अरबपति मुबशर लुकमान ने उसकी पेंशन की रसीद दिखाई थी, मीटर रीडर खुर्शीद शाह। अब अरबपति, ये कौन खा गया पाकिस्तान? बात हम कर रहे थे खान साहब की। खान साहब ने बहुत सारी बातें की जेल में,
لیکن زیادہ تر بات انہوں نے کہا کہ 50 سال کی ہسٹری کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے کہ جو برآمدات ہیں وہ 50 سال کی کم ترین سطح پہ آ گئی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ملک کی صورتحال کیوں ہے؟ ملک کی صورتحال یہ ہے کہ الیکشن میں فراڈ ہوا، پورا الیکشن چوری کر لیا گیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ریت پر آپ سنگل سٹوری کھڑی کریں، ڈبل سٹوری کھڑی کریں، ٹرپل سٹوری کھڑی کریں، ریت پہ اس نے گرنا ہے، پہلے جھولے میں گرنا ہے ریت پہ، اس کی بنیادی یعنی یہ ہے ہی ناجائز، یہ ہے ہی ناجائز، اور حکمرانی کر رہے بدماشی پہ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں حکمرانی۔ ان سے بندہ پوچھے کہ آپ کا مینڈیٹ کیا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم بدماش ہیں۔ بس وہ جس طرح نام لیتے تھے ایم کیو ایم کا کہ آج نوید ٹنڈا اور جو ہے نا اسلم کانا اور یہ وہی ہیں، سارے بدماش ہیں۔ یعنی الیکشن ہی چوری کر لیا گیا لوگوں کی مرضی کے خلاف۔ آپ ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں اور ٹیکسی والے کو کہتے ہیں کہ مجھے صدر لے چلو، وہ آپ کو راجہ بازار لے جاتا ہے، آپ نے تو رولا ڈالنا ہے، آپ نے تو اس کے گلے پڑنا ہے، کرایہ بھی زیادہ اور راجہ بازار آپ کا کیا کام۔ یعنی یہاں پہ لوگوں نے کہا جی کہ نہیں، نہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی کھڑپینچی منظور ہے، نہ نون لیگ منظور ہے، نہ پیپلز پارٹی منظور ہے۔ 70% لوگوں نے جا کر بڑی مشکل سے نشان ڈھونڈے، عمران خان کے امیدواروں کو ووٹ ڈال دیا، انہوں نے رات کو الیکشن ہی چرا لیا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا بتائیں؟ یعنی فراڈ کے بدلے میں کیا ہوگا؟ نہ ملک میں امن ہوگا، نہ لوگوں میں اعتماد ہوگا، نہ لوگوں میں سکھ ہوگا، نہ لوگوں میں چین ہوگا۔ یہی بات عمران خان نے کی۔ عمران خان نے کہا کہ یہ جو فوج ہے نا، فوج یہ لوگوں کو متحد نہیں رکھتی، اور 100% درست ہے۔ سرکاری ملازمت ہے بھائی، 1 ایکسٹینشن، 2 ایکسٹینشن، 3 ایکسٹینشن۔ یعنی پیپلز پارٹی کی کیا حالت کر دی ہے زرداری نے، لیکن پھر بھی موجود ہے۔ بھٹو صاحب کو ایک جرنیل نے کہا کہ بھٹو کو ہم نے اس طرح لٹکایا، اس طرح تو ایک چوہے کو نہیں لٹکاتے۔ ٹھیک ہے، لٹکا دیا، مان لیا، پیپلز پارٹی موجود ہے۔ ضیاء نے اپنے 11 سال لگا دیے، موجود ہے۔ نون لیگ کی ہم جتنی وہ کریں، مشرف نے 9 سال لگا دیے، نون لیگ یہ اس طرح نہیں ہوتی ختم پارٹیاں۔ لیکن فوج کا مائنڈ سیٹ ہی اور ہے، جسٹ ڈو اٹ، کہ ہم نسلیں ختم کر دیں گے۔ وہ نسلیں ختم کی ہیں، ترقی میں ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ جن کی نسلیں ختم کرنے گئے تھے انہوں نے اس دن 10 وکٹوں سے ہرایا ہے۔ تو باٹم لائن خان صاحب کی یہ تھی کہ قوم کو متحد وہ فوج نہیں رکھتی، وہ سیاستدان رکھتے ہیں۔ میں نے بڑے بڑے سیاستدانوں کے نام لیے تو وہ فوجی تھے۔ جنوبی افریقہ کو کس طرح نکالا نیلسن منڈیلا نے پوری جوانی جیل کو دے کے، دیکھ لیں۔ یہ اسی طرح سید علی گیلانی نے پوری عمر تہاڑ جیل میں کشمیریوں کے لیے گزار دی، وہ فوجی تھے۔ فوجی تو سرکاری ملازمت ہے۔ کوئی جتنا بہادر ہو، جتنا خوبصورت ہو، جتنا بانکا ہو، فوج متحد نہیں رکھتی، متحد سیاستدان رکھتے ہیں۔ ایک دور تھا بھٹو کا، لیکن بھٹو میں بہت شخصی خامیاں تھیں، زیادہ خود غرض تھا بھٹو، زیادہ، اور بیسیکلی جاگیردار تھا، وہی نفسیاتی۔ اس کے بعد جو ہے وہ خان صاحب ہیں۔ خان صاحب نے تو خیر بھٹو کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب قائد اعظم کے پائے کے مقبول لیڈر ہیں، اور شک بھی نہیں ہے، الیکشن ابھی آپ کے سامنے ہوا ہے 8 فروری کو۔ تو خان صاحب کی باٹم لائن یہ تھی کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے، وہاں پہ سیاسی انڈرسٹینڈنگ اور اوریجنل، میں نے کل بھی کہا تھا، اوریجنل نمائندے، اوریجنل، چابی والے کھلونے نہیں، محسن نقوی نہیں، سرفراز بگٹی نہیں، اوریجنل نمائندے۔ لوگ ووٹ دیں، ابھی الیکشن کرائم فیئر، ہو سکتا ہے مارنگ بلوچ جیت جائے، کرائم فری الیکشن، اور اوریجنل لوگوں کو اقتدار دیں۔ تو یہ مسئلے کا حل ہے۔ فوج اتحاد نہیں رکھ سکتی۔ ہم نے پہلے بار بار تجربہ، پاگل پن، مشرقی پاکستان میں ہم نے تجربہ کیا، آپریشن سرچ لائٹ، ایوب کا مارشل لا فائدہ دیا، اس کا یایا کا مارشل لا فائدہ دیا، مشرف کا مارشل لا فائدہ ہوا، ضیاء کا مارشل لا فائدہ ہوا۔ تقسیم، کبھی لال مسجد، کبھی دہشت گردی کے خلاف آپریشن، کبھی افغانستان۔ تو بہرحال باٹم لائن یہ ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ
एजेंसियों को बजाय दहशत गर्दों के पीछे लगाने के हमारे पीछे लगा रखा है। आखिरी खबर यह है कि नवाज शरीफ वो लंदन बड़े बेकरार हैं जाने के लिए। वहाँ का मौसम, वहाँ के KFC, खालिस खुराकें, खालिस हवा, खालिस गोरियां, यानी वो तो रंग भी नहीं करती ना बालों को, खालिस गोरियां। लेकिन अब एक ऑडियो कॉल का जिक्र आ रहा है। ऑडियो कॉल जो है ये जराए दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने किसी को कॉल की है, यानी महमूद नियादी को या किसी को, और उन्होंने कहा है कि मेरी पीठ में खंजर घोंपा है पहले नंबर पे शहबाज शरीफ ने और दूसरे नंबर पे ये उनकी कॉल ट्रेस हो गई है। अब इनको अपनी पड़ गई है मुक्तदरा को कि फिर इसको कीड़ा तंग कर रहा है, इसने जाना है लंदन, गालियां तो खानी है शायान अली और कंपनी से, लेकिन फिर ये शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप देखें ना, वो कहते हैं कि औरंगजेब आलमगीर ने न कोई नमाज छोड़ी थी और न कोई भाई छोड़ा था। ये तो यानी शुरू से, जब से आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने कत्ल नहीं कर दिया था हाबील को, पहले दिन से इसी तरह। आप अब्बासी देखें, आप उमवी देखें, आप कोई भी देख लें, उस्मानी देखें, जो मेमद था ना, मेमद सुल्तान मोहम्मद फातेह, जिसने कुस्तुनतुनिया फतह किया, पता है उसने क्या सरकारी फरमान जारी किया था? उसने सरकारी फरमान जारी किया था कि जो बादशाह बने ना, सुल्तान बने, उसको हक हासिल है कि बकाया भाइयों को और बहनों को मार दे ताकि चेन ऑफ कमांड कायम रहे, उसे खतरा न हो। ये मेमत ने सरकारी करार दिया था। नाम तो बहुत बड़ा है, कुस्तुनतुनिया सुल्तान मोहम्मद फातेह, और उस दौर में उसने अप्रूवल भी ले ली थी। अप्रूवल, सुल्तानों से अप्रूवल लेना कौन सी मुश्किल है। ये मेमत ने कानून दिया था कि बहनों को और भाइयों को जो है ना वो मार दें क्योंकि सुल्तान मजबूत हो। इसी तरह ही है, शहबाज शरीफ ने अपनी सौदेबाजी कर ली। सारा बानो ने कहा था कि रिश्ते वालों को छोटी बहन पसंद आ गई, वो रिश्ता मांगने गए, दोनों बहनें बैठी थी घूंघट निकाल के, इधर चेरी ब्लॉसम वो थी जो है ना चेरी ब्लॉसम की डब्बी, हाथ में बुरुश था, इस तरह शर्मा रही थी दोनों बहनें। तो उन्होंने देखा अच्छी तरह ये, और उन्होंने छोटी बहन पसंद कर ली कि छोटी का जो हुनर बता रहा है ना वो मजेदार है, छोटी सुगड़ है, यानी ये रसोई अच्छी तरह संभालेगी, चादरें बेडशीटें ठीक डालेगी, खावंद को खुश रखेगी, हर वक्त मेकअप करके रहेगी घर में। तो ये छोटी बहन, सारा बानो ने कहा था उनको छोटी बहन पसंद आ गई। नवाज शरीफ ने इसका इजहार कर दिया। वो ऑडियो ट्रिक, क्योंकि दहशत गर्दों की तो नहीं करनी ना, दहशत गर्दों की किसने करनी और क्यों करनी है? ये तो महफूज है, ये तो महफूज है, इधर तो नहीं आना। दहशत गर्द इतने बेगैरत हैं कि वो ड्राइवर मारते हैं, कंडक्टर मारते हैं, और जो है ना इनके करीब नहीं जाते। मोहसिन नकवी कोयटा पहुंचा हुआ था, कोई BLA वाला नहीं आया। शहबाज शरीफ पहुंचा हुआ था, कोई BLA वाला नहीं आया। वो जिधर से रोड़ा गिरता है गरीब के सर पे। ये तो महफूज है, बिल्कुल बंकरों में सैलाब आता है, इन पे नहीं आता। जल्जले में नुकसान होता है, इनका नहीं होता। हार्ट अटैक जवान लोगों को आता है, इनको नहीं आता। अचानक जवान के पेट में दर्द होता है, पता कराते हैं, वो कहते हैं कैंसर आखिरी स्टेज पे, इनको कुछ नहीं होता। तो बहरहाल जी, ये कि दो बंदों ने मेरी पीठ में खंजर घोंपा, एक शहबाज शरीफ और दूसरा दूसरा, ठीक है जी, ये हो गया। और फिर उन्होंने कहा कि जब फॉर्म 47 वो जो है वो 11वीं की तरह बांटे जा रहे थे, जिस तरह 11वीं के चावल बांटते हैं, तो मेरा मानसेरा वाला मुझे इतना बदनाम किया गया। मानसेरा जो मेरी डैन का ससुराल था, वहां से मैं बुरी तरीके से गुमनाम बंदे से हार गया। ये दुख, फिर एक और दुख कि मुझे डॉक्टर जास्मीन राशिद से पहले हरवाया गया, फिर फॉर्म 47 दिया गया। समझ रहे हैं ये सारा कुछ, कि ये सारा कुछ मेरे साथ हुआ। इसमें एक शहबाज शरीफ हैं और दूसरे अब जो है ना वो समझ जाएं। खबरें और भी हैं, मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए। उनके साथ अदल का नहीं, रहम का
اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.